नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जालोर से बड़ी खबर है, जहां डबल मर्डर की जानकारी सामने आ रही है। जालोर जिले में सांचौर क्षेत्र के लूणी नदी में मां बेटे के शव मिले हैं। महिला के भाई ने हत्या के आरोप लगाए हैं। पति के खिलाफ इसे लेकर केस दर्ज करवाया गया। जानकारी के अनुसार चितलवाना थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों शवों के पोस्टमार्टम करवा करके उन्हें परिजनों को सुपुर्द किया गया है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर बीकानेर से रायसिंह नगर आ रही दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन के आगे अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई और इससे बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं ट्रेन के इंजन को भी काफी नुकसान हुआ है। इंजन खराब होने के चलते कई घंटे तक ट्रेन बीच रास्ते में खड़ी रही। गनीमत रही कि कुछ सेकंड पहले ही ट्रैक्टर चालक कूद गया था। इससे ट्रैक्टर चालक की जान तो बच गई, लेकिन ट्रेन के इंजन को नुकसान हुआ और साथ ही साथ ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। इस घटना के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अचानक से इस ट्रेन के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई थी। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली जो है अब वो यहां से गुजर रही थी और इसी दौरान ट्रेन आ गई। पटरियों से गुजरते वक्त यह हादसा हुआ। चालक पहले ही कूद गया था, जिससे ट्रैक्टर चालक की जान बच गई। तो वहीं जालोर जिले के भीनमाल में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला किया। हालांकि घर में मौजूद महिला और उनके 2 साल के मासूम बच्चे की जान बच गई। ये मामला भीनमाल शहर के गुंदरिया कॉलोनी में दोपहर को 2:50 के करीब का है, जहां पर एक मकान में घर पर अकेली महिला पर अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, घायल कर दिया इस महिला को। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मौका मुआयना किया गया। हमलावरों की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। दरअसल घायल महिला बीजेपी नेता की पुत्रवधू बताई जा रही है, जो कि हमले के वक्त अपने छोटे बच्चे के साथ घर में थी और हमलावरों ने पहले घर का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोलते ही महिला पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। बहरहाल अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। क्योंकि अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। जिस प्रकार की जानकारी मिली है कि शिल्पा कंवर नाम की ये महिला है, जो अपने घर पर सो रही थी और दोपहर में कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है। तो एक बार मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इनसे एफआईआर लेके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जालोर जिले के अंदर बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले जालोर के भीनमाल के अंदर पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल पंप संचालक पर हमला बोला और उसके बाद आज भाजपा नेता की पुत्रवधू पर जानलेवा हमला बोला गया। मैं उसी घटनास्थल पर मौजूद हूं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बताया जा रहा है कि 2 बदमाश थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद में जानलेवा महिला पे हमला बोला गया और उसके बाद में ये फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तमाम जगहों पर नाकाबंदी करवाई, लेकिन जो आरोपी थे वो पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आए। तमाम जगहों पर नाकाबंदी की, लेकिन गंभीर अवस्था में जो महिला थी उसका इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम है वो इलाज कर रही है, लेकिन पुलिस की ओर से तमाम प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी गई है। जो स्पेशल अलग अलग टीमें हैं वो गठित कर दी गई है और जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर जो आरोपी थे वो कौन थे। इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और पूरी घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से इस तरीके वारदात को अंजाम दिया गया था, ये देखने वाली बात होगी। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। तो वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर में रविवार शाम को अपने ही घर की छत पर मृत मिले 5 साल के मासूम की मौत की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि पिछले 36 घंटों से पुलिस और परिजनों के बीच चला रहा गतिरोध समाप्त हो गया। परिजनों ने बच्चे का शव का अंतिम संस्कार किया। हालांकि मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी आनंद शर्मा ने पदमपुर पहुंच करके मौका मुआयना किया, जांच की प्रगति की जानकारी ली। इस केस में जो पुलिस की जांच है वो लगातार जारी है। इसमें काफ़ी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड सबका प्रयोग किया है। मौके से जितने साक्ष्य उठा सकते थे वो उठाए हैं। इसमें परिवार वालों ने जो 2 पड़ोसी हैं उन पर रंजिश बताते हुए संदेह किया था, जिनको पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया है
और उनसे पूछताछ चल रही है और जो घटना के दूसरे पहलू हो सकते हैं उस संबंध में भी अभी इंटेरोगेशन जारी है। वहीं सीकर के फतेहपुर में रोल साहबसर गांव के रहने वाले सैनिक मुनाफ खान का जयपुर में अभ्यास के दौरान शहीद हो गए। जवान मुनाफ खान फिलहाल जयपुर आर्मी यूनिट में पदस्थापित थे। सैनिक मुनाफ खान का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम को फतेहपुर पहुंचा, जहां पर फतेहपुर सदर थाने से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े। यहां से पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान आपको बता दें कि शहीद मुनाफ खान के दादा और पिता भी सेना में थे। आज मेरे गांव रोड साहबसर का एक जवान, जो उसकी पूरा परिवार फौज में, उसके दादा फौज में, उसके पिताजी फौज में, वो उसका भाई फौज में, वो खुद फौज में, आज वो कल शाम को एक टोली के अंदर क्यूआर के अंदर कोई हादसा हुआ, उसमें शहीद हो गया और आज उसकी पार्थिव देह यहाँ पहुँची है। अभी पूरा इलाके के लोग सब आगे और उसको श्रद्धांजलि देने लगते। तो वहीं टोंक जिले के बनेठा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट किसानों के साथ हो रहे अन्याय का आरोप लगाते हुए जमकर गरजे। उन्होंने ईसरदा बांध के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा किसानों को दिलाने की मांग की है। साथ ही जंगली जानवरों से फसलों को बचाने, गौ अभ्यारण्य बनवाने, फसल का उचित दाम दिलाने की मांग भी सरकार के सामने रखी। जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का बांध बन रहा है ईसरदा, इसके 37 गांव की जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है, उनका डीएलसी का 4 गुना मुआवजा, गो अभयारण्य की रचना, किसानों में जागरूकता लाकर इनके माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त करना, यह हमने कहा है। हमने ये भी कहा है कि इस बार हम किसान बन के देंगे वोट। तो वहीं जवाई बांध में पानी छोड़ने की मांग और कृषि बिजली का समय बढ़ाने की मांग को लेकर के किसानों का जालोर में पिछले 6 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना जारी है। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को उग्र करते हुए किसानों की ओर से महापड़ाव डाला गया। किसान घर से राशन सामग्री अपने ट्रैक्टर में भरकर साथ लाए और धरना स्थल पर ही खाना बना करके प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया गया है कि जब तक पानी नहीं मिलेगा उनका महापड़ाव जारी रहेगा। अपने घर से दलिया लाके, घी लाके, खाना बना के यही खाएंगे, यही रहेंगे। अगर 3 दिन में सरकार ने नहीं सुनी तो चौथे दिन हमारे मवेशी जितने हैं सारे मवेशी लाके कलेक्ट्रेट में ले आएंगे, क्योंकि अब हम किस मुंह से घर जाए। मवेशियों के लिए पानी नहीं, इंसानों के लिए पानी नहीं, तो सरकार क्या कर रही है। किसानों ने जो है आंदोलन की नई रणनीति शुरू कर दी है और आज से महापड़ाव शुरू कर दिया। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान अपने खाने की व्यवस्था है, वो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था यहाँ शुरू कर दी है, यानी कि रहना, खाना, भोजन, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ में किसानों ने अब अपने हक के पानी के लिए बड़े आंदोलन की रूपरेखा है वो तैयार कर ली है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। रात को 3 किसानों की तबीयत भी बिगड़ गई थी और उसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसको लेकर राजस्थान सरकार को जिम्मेदार बताया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसानों के संघर्ष को लेकर कोई सरकार ठोस परिणाम लेकर आएगी या इसी तरीके से किसान हक के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। उधर कोटा में भामाशाह कृषि उपज मंडी में हमालों की कमी की वजह से माल का उठाव नहीं हुआ और इससे मंडी में व्यवस्थाएं बिगड़ गई। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में मंडी बंद करने की नौबत भी आ सकती है। माल का उठाव नहीं होने की वजह से लंबी कतारें यहां पर देखने को मिली। किसानों के वाहनों की लाइनें अनंतपुरा रोड तक पहुंच गई, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। किसानों का कहना है कि रात को 11 बजे माल लेकर आए थे, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद भी उनका माल नहीं उठा। बहुत ज़्यादा परेशानी है, मंडी की कोई व्यवस्था नहीं है। सोयाबीन के ट्रैक्टर हमारे उधर खड़े थे तो उसको वापस घुमा के इस लाइन में खड़ा कर दिया उनको। अब वो आप कह रहे हैं कि सोयाबीन के निकालो, तो कैसे निकाले इस जाम में। स्पेशली धान की एक बहुत बम्पर आवक है कोटा 12 मंडी में, और इसका एक कारण है कि 12 मंडी में आज अवकाश है
तो उसका भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे है। दूसरा रीज़न थोड़ा सा ये है कि जो लेबर की थोड़ी सी शॉर्टेज है बिहारियों की वजह से, तो उससे भी कल के जो माल उठाओ में थोड़ी सी समस्या आई है। तो अंदर पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण अभी गेट जनरली हम 3 से सुबह 6 से 9 बजे तक गेट बंद रखते हैं और 9 बजे बाद गेट खोलते हैं, क्योंकि अंदर पर्याप्त जगह नहीं है, तो अभी मंडी के गेट खोले नहीं हैं। तो वहीं बड़े रेलवे स्टेशनों पर इन वक्त पर गाड़ी का प्लेटफॉर्म बदल जाना आम समस्या। यात्रियों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बड़े रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि कहीं ऐन वक्त पर ट्रेन का प्लेटफॉर्म ना बदल दिया जाए। ऐसी ही समस्या बच्चों के साथ यात्रा करने वालों या बुजुर्ग यात्रियों के साथ भी आती है। त्योहारी सीजन में ये घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। अब उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसका हल निकाल लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है और इसी क्रम में स्टेशनों पर कोच गाइडेंस सिस्टम और ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इन कोच गाइडेंस सिस्टम और ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाने का अभिप्राय यह है कि यात्रियों जब स्टेशन पर आए तो उनको कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आ रही है और प्लेटफॉर्म पे कोच की स्थिति क्या होगी, इसकी पूरी जानकारी इनको अच्छे से मिल सके। उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर पर अब डिस्प्ले पर पहले ही सूचना जारी कर दी जाएगी। अनाउंसमेंट के समय जिस प्लेटफॉर्म का नंबर बताया जाएगा, ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी। आधा घंटे पहले ही ये सूचना लग जाएगी। इस फैसले से महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 49 स्टेशनों पर कोच गाइडेंस बोर्ड लगाया है और 55 स्टेशनों पर ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था की है। ये व्यवस्था यात्रियों की सुविधा हेतु की गई है और यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इस सुविधा का लाभ उठाएं। पहले से चली आ रही रेलवे की बद इंतजामी के कारण न जाने कितने लोगों को ट्रेन छोड़ने पर विवश होना पड़ता था, क्योंकि अंतिम समय में जब अपना सारा सामान उठाकर बुजुर्ग या महिलाएं प्लेटफॉर्म तक जाती थीं, तब तक ट्रेन चली जाती थी। लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात होने जा रही है। अब बदलाव ये किया गया है कि यात्रियों का प्लेटफॉर्म नहीं बदला जाएगा। जिसकी सूचना डिस्प्ले पर दी जाएगी उसी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आएगी। साथ ही साथ वो गाड़ी आधा घंटे पहले आएगी ताकि यात्रियों में भागम दौड़ ना हो और वो आसानी से रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अपनी ट्रेन को पकड़ सके। कैमरामैन मानसिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं राज्य के युवा बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी किया। राज्य भर में कुल 3,531 रिक्त पदों पर यह भर्ती परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। 8 नवंबर से 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा करवाए जा सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया में 21 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र तक योग्यताधारी आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए बीएससी की सामुदायिक स्वास्थ्य, नर्स, जीएनएम, बीएससी या फिर आयुर्वेद प्रशिक्षक के साथ ही बीएमएस अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती में पात्र पाए जाने पर प्रतिमाह 25,000 रुपए का वेतन सरकार देगी। तो वहीं बड़े नेताओं की संवेदनहीनता की खबरें आम हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं गहलोत सरकार के मंत्री मुरारी लाल मीणा के मानवीय रूप की। मंत्री मुरारी लाल मीणा न सिर्फ गहलोत सरकार के बड़े मंत्री हैं, बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। ऐसा उन्होंने फिर एक बार सड़क हादसे में घायल हुए एक दंपति की सहायता करके दिखाया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर भांडारेस मोड़ के पास में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुए और घायल हालत में सड़क पर तड़पने लगे। जैसे ही मंत्री मुरारी लाल मीणा का काफिला वहां से गुजरा, मंत्री ने अपनी कार को रोका और इसके बाद घायलों को संभाला। इतना ही नहीं, मुरारी लाल मीणा ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घायल दंपति को एस्कॉर्ट में लेकर गाड़ी में शिफ्ट करवाया, उन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाया। पिछले 1 महीने में मंत्री मुरारी लाल मीणा का इस तरह का मानवीय चेहरा तीसरी बार दिखाई दिया, जब वे हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल भिजवाते हुए नजर आए।
तो वहीं 8 अक्टूबर को हुई प्री डीएलएड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सफल अभ्यर्थियों को अब बीएसटीसी कोर्स में प्रवेश मिलेगा। रामदेव ने 89% अंक हासिल करते हुए प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर सचिन कुमार और तीसरे स्थान पर देवेश रहे हैं। वहीं संस्कृत पाठ्यक्रम में वेदिका जैन, महेश गोचर और धीरज कुमार ने 77% अंक हासिल करते हुए पहला स्थान किया हासिल। वहीं मुकेश दूसरे स्थान पर है। दयाराम वर्मा और संतोष ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रदेश के 372 कॉलेजों की 25,420 सीटों पर प्रवेश के लिए 8 अक्टूबर को आयोजित हुई इस परीक्षा में कुल 5,99,294 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। जल्द ही कॉलेज में सीटों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। परिणाम है वो घोषित हुआ है। उसमें मुख्य रूप से जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया 25,420 के करीब लगभग सीटें हैं। उसके लिए ये परिणाम जारी किया गया है और उसकी शीघ्र ही काउंसलिंग शुरू होगी और काउंसलिंग के माध्यम से इच्छित जो स्थान है उनके मेरिट के आधार पे उनको प्रवेश दिया जाएगा। तो वहीं भरतपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। नगर निगम प्रशासन ने इंदिरा रसोई का टेंडर निरस्त कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा। इंदिरा रसोई संचालक को 3 दिन में जवाब देने का समय दिया गया है। वहीं इंदिरा रसोई के बर्तनों में सुअरों के मुंह मारने के मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है। इस तरह से जानवरों के बर्तनों पर चलने और उनमें मुंह मारने की तस्वीर सामने आई थी। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और सवाल किया कि आखिरकार क्या इंदिरा रसोई, जहां पर गरीबों को खाना खिलाने की सरकार की मंशा है, उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा? आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है? न्यूज 18 राजस्थान के खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन जागा। भरतपुर में अचनेरा रोड पर चल रही इंदिरा रसोई का यह वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें खाना खाने के बर्तनों में सुअर खाना खाते हुए दिखाई दिए थे। वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया। संचालकों के खिलाफ जांच के आदेश किए गए हैं। तो चलिए इसी के फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। मानगढ़ को लेकर के सियासत लगातार जारी है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, क्योंकि आदिवासी वोट का सवाल है। लेकिन इतिहासकार भी ये मानते हैं कि मानगढ़ धाम को उसका वाजिब हक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये शौर्य गाथा देश में सदियों से घुले मिले कई जनजातियों में से प्रमुख भील जनजाति और उनके बीच स्वराज का बीज बोने वाले और उन्हें नई पहचान दिलाने वाले महानायक गोविंद गुरु की है। धीरे धीरे इसने अपनी गति पकड़ी और अब प्रधानमंत्री के स्थान पर आ जाने के बाद ये अब हिंदुस्तान की सीमा को भी लांघ करके दुनिया की सीमा में मानगढ़ का ये बलिदान, शहीदों का ये स्मारक लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा। लोगों की एक तरह से मतलब जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताएगा। मानगढ़ धाम पर अपने अपने दावे। हकीकत में जो मांग की थी मुख्यमंत्री जी ने, अगर आज वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते तो जलियांवाला बाग की तरह उससे भी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है, उनके हमारे पूर्वजों की गाथाओं को नई युवा पीढ़ी को जानकारी भी मिलती है। लेकिन निराशा हाथ लगी प्राइम मिनिस्टर के दौरे से, केवल राजनीतिक दौरा साबित हुआ। मानगढ़ धाम के विकास के सभी के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का दावा है कि गहलोत सरकार ने 2003 से इसके लिए काफी काम किया, तो बीजेपी का दावा है कि गुजरात के सीएम रहते पहली बार नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को उसका वाजिब हक दिलाया। हालांकि पीएम की रैली से पहले मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय दर्जा देने की उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन इतिहासकार भी मानते हैं कि मानगढ़ को उसका हक मिलना ही चाहिए। यह राष्ट्रीय संस्कृति में, यह राष्ट्र के निर्माण के अवदान में उसका कोई नाम नहीं है, पहचान नहीं है। इसलिए ये मांग वाजिब है, इस मांग का उठना, और अब सरकारें थोड़ी इसकी तरफ रुख किया है। अब ये देखो उनका अपना सोच है कि उन्होंने क्या किस तरह
इसको घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने किसी तरह मानगढ़ के विकास की बात तो की ही है। वो एक अलग मुद्दा है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। इतिहास के मुताबिक 17 नवंबर 1913 के दिन गोविंद गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी भक्तों की टोलियां मानगढ़ धाम के पहाड़ पर जुटी थीं। लेकिन अंग्रेज मेजर हैमिल्टन और उनके 3 अफसरों ने हथियारबंद फौज के साथ मानगढ़ पहाड़ी को तीनों ओर से घेरकर आदिवासियों पर गोलियां बरसाईं और मानगढ़ की पहाड़ी शहीदों के खून से लाल हो गई। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन ये भी सच है कि सियासत के कारण ही सही, लेकिन इन अनाम आदिवासी शहीदों की चर्चा अब देश भर में हो रही है। बहरहाल ये जरूर है कि जिस तरह से बढ़ चढ़ के नेता लोग वहां भ्रमण किए जा रहे हैं मानगढ़ पे, उससे ये है कि वहां के चारों तरफ जो तीनों स्टेट का वोट बैंक है उसको साधने के प्रयास तो कर ही रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बीटीपी जो नई पार्टी वहां पे आंचलिक पार्टी है वो हो या और दूसरे हो। माना जा रहा है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की आदिवासी आबादी के पवित्र स्थल को राष्ट्रीय दर्जा देने की दिशा में काम शुरू हो गया है और वजह भले ही आदिवासी वोटरों का भरोसा जीतने की कोशिश ही क्यों ना हो, लेकिन इतना तय है कि अब मानगढ़ धाम को उसका हक मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मानगढ़, बांसवाड़ा। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।